हंसलो खूब हंसलो हंसलो बबुआ गालो कैसे के दिन न मिलेगा कल क्या है कल? बोर के द्वितीय परिकल्पना अर्थात क्वांटम प्रतिबंध के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो अर्थात mvr किसके बराबर होना चाहिए h/2 पाई जहाँ n बराबर कितना होता है 1 2 3 ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था कि किसने बताया था बोर ने बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है किसी भी अगर परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके नाभिक के चारों ओर कैसे किन कक्षाओं में घूमता रहता है वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता रहता है और वो कक्षाएं निश्चित होती हैं अर्थात जिन वो कक्षाओं में घूमता है उसका कोणीय संवेग की बात किया जाए तो उसका ये कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। साथ ही साथ ये भी बताया था कि जब वो घूमता है तो साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन मतलब एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करता। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बोर के परमाणु मॉडल में क्या बताया गया तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता रहता है चक्कर लगाता होता है राइट है ना। तो उसमें ये दिक्कत आई थी कि ये माना गया कि जब चक्कर लगाता है तो उसकी रेडियस क्या होगी हमेशा चेंज होगी उसके ऊर्जा क्या होगा उत्सर्जन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है एक प्रकार का आवेश है और जब आवेश कौन सी गति करता है द्वितीय गति करता है जब भी आवेश कौन सी गति करता है द्वितीय गति करता है तो उससे क्या निकलती है एनर्जी निकलती है। तो यदि आपका इलेक्ट्रॉन त्वरित है तो सदैव क्या करेगा एनर्जी का रिलीज करेगा। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी एनर्जी हमेशा घटेगी और घटते घटते अंततः कहाँ गिर जाएगा नाभिक में गिर जाएगा। इस तरह से परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं तब जाकर बोर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। नील बोर बताते हैं अपने क्वांटम प्रकृति के आधार पर क्वांटम के सिद्धांत पे कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता तो है लेकिन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जहाँ पर उनका संवेग जो होता है h/2 पाई का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। ये पहली बात बताते हैं कौन बोर बताते हैं नील बोर नाम इसका। उसके बाद सेकेंड जो बात बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक में चारों तरफ क्या करता है परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करते समय वह किसी भी प्रकार की एनर्जी का रिलीज नहीं करता है। एनर्जी का रिलीज तब करता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से अपनी निम्न अवस्था में क्या होता है वापस लौटता है। अगर सुना होगा कि उच्च कक्षा से जाकर के निम्न कक्षा में क्या होता है संक्रमित होता है तब जाकर के वो एनर्जी उससे क्या होती है बाहर निकलती है। ऐसे नॉर्मली यदि वो किसी कक्षा में क्या कर रहा है परिक्रमा कर रहा है तो परिक्रमा करते समय एनर्जी का रिलीज नहीं होता है। अब देखिए अब इसमें बात ये स्पष्ट होती है तो हमें क्या बोलना है डी ब्रागली हमें बोर के जो है क्वांटम करण के द्वितीय अभिक्रिया का जो है डी ब्रागली द्वारा क्या करना है स्पष्टीकरण करना है। डी ब्रागली एक वैज्ञानिक है उन्होंने ये बताया कि कोई भी तरंग यदि है तो आप लोग ये पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है डी ब्रागली ने बताया था ना किसी भी को हम तरंग के रूप में क्या कर सकते हैं व्यक्त करा सकते हैं मतलब कोई भी कण किसी की तरह व्यवहार करता है तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो डी ब्रागली का जो आप लोग तरंग क्या पढ़े थे लैम्डा याद है आप लोग पीछे वाले पार्ट में डी ब्रागली के तरंग पढ़े थे हाँ पढ़े थे। डी ब्रागली याद है कि भूल गए हो फोटान के बारे में उन्होंने बताया था कि फोटान भी क्या है किसी भी कण एक किसकी तरह व्यवहार करता है तरंग की तरह व्यवहार करता है। अगर तरंग कण की तरह व्यवहार करता है तो कण किसी तरह व्यवहार कर सकता है तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। तो डी ब्रागली के अनुसार जब ये आप ये जानते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है परिक्रमा कर रहा है। अगर ये नाभिक है इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है परिक्रमा कर रहा है सुनो
तो जब ये परिक्रमा कर रहा है तो जो इसे ये प्रकार की जो तरंगे उत्पन्न होंगी, इलेक्ट्रॉन से जो तरंगे क्या होंगी, क्रिएट होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है, कण है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये मोशन करेगा तो जो इससे तरंग उत्पन्न होगी वह तरंग जो होगी अप्रगामी तरंग होगी। कौन सी तरंग होगी, अप्रगामी तरंग। दो प्रकार की तरंगे होती हैं, प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रगामी तरंगे और एक तरंग होती है अप्रगामी तरंगे। याद है तुम लोग पढ़े हो कभी ये? देख, प्रगामी तरंगे वो होती हैं जिनमें ऊर्जा का ह्रास होता है। प्रगामी तरंगे कौन होती है, प्रगामी तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनमें ऊर्जा क्या होती है, ह्रास होती है, ऊर्जा का मान घटता है। और अप्रगामी तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। तो अब यहाँ से आकर के देवरागनी स्पष्ट करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इनसे जो संबंधित जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, अप्रगामी तरंगे होती है। क्योंकि अप्रगामी तरंगे अगर उत्पन्न होंगी तो उन्हीं के कारण इसमें एनर्जी का ह्रास नहीं होगा, एनर्जी क्या रहेगी, एक समान बनी रहेगी। समझ में? तो यहाँ से ये चीज इसमें देवरागनी क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं अपने तरंग दैर्ध्य को अनुसार से कि जो उनका जो परिक्रमण करने की कक्षा होती है वो लेमडा का क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। परिक्रमण कार्य जो करते हैं उसकी जो रेडियस होती है वो लेमडा का क्या होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। देखो इस मॉडल के लगभग 10 साल बाद देवरागनी ने इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रक्रिया तथा बोर परमाणु मॉडल में स्थित कक्षाओं एक संबंध स्थापित किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंगें होती हैं जो अप्रगामी तरंगों का उत्सर्जन करती हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि कक्षा की परिधि तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज हो। ध्यान दीजिए, तो अप्रगामी तरंगों के लिए यह स्पष्ट है कि जो उसका परिधि होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, तो 2 पाई आर क्या होती है, परिधि। तो जो परिधि होता है वो लेमडा का क्या होना चाहिए, आर की बात करें, पूर्ण गुणज। ये एनवी कक्षा की रेडियस है, तो वीडियो में दिख नहीं रहा। तो 2 पाई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा है। 2 पाई एन क्या है, परिधि है। तो अप्रगामी तरंगों के लिए यह निश्चित है कि जो उसकी परिधि होनी चाहिए लेमडा का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। अब देवरागनी से हम कह सकते हैं कि लेमडा बराबर कितना होता है, 2 पाई बटा एन इंटू कितना हो जाएगा, आर एन। कैसे निकल लगता हो नहीं, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई बटा एन इंटू आर एन। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेके आएंगे इधर, ध्यान दो, तो 2 पाई बटा एन, आर की जगह पर क्या रख दे, आर एन। तो एच अपन कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसकी जगह पर कितना लिख दिया, एच अपन एम। तो लेमडा का मान किसके बराबर हो गया, एच अपन एम, अर्थात 2 पाई आर एन किसके बराबर हो जाएगा, तो एन और लेमडा की जगह पर क्या रख सकते हैं, एच अपन एम। इसी को लिख सकते हैं, एम बी को इधर लेते आएंगे, 2 पाई को इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा, एम बी आर एन हो जाएगा। एम बी आर एन बराबर एन एच अपन कितना हो जाएगा, 2 पाई, अर्थात एन एच अपन 2 पाई का क्या हो जाएगा, पूर्ण। तो जो संवेग होता है इसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये देवरागनी के अनुसार नोट करो। क्या बना ये सर, आराम से बनाते हैं तब ना। अच्छा, मेरा भी बना दीजिए। कॉपी पे नहीं बना पाएंगे आप, नहीं जरूरी है, हमारा अभी जाएंगे मनीष सर की कोई बना देंगे। मनीष सर जी तो बना ही देते हैं। देखिए ऐसा है, ये एटम है और एटम का क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस कक्षा में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो किसी एक रेडियस में जब घूमता है इसके साथ जो तरंगे उत्पन्न होती है वो कौन सी तरंगे होती है, अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है, जो एनर्जी का कभी रिलीज नहीं होगी। कि लेमडा मैक्स कब होगा, तो ये ध्यान रखना, लेमडा मैक्स तब होगा जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। लेमडा अधिकतम तब होता है जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है। अब आप देखिए, आप सिंपली सोचिए, आपको ये पता है
आपको ये पता है कि जो किसी भी श्रेणी का तरंग दैर्ध्य है 1/λ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो 1/λ का मान r होता है। क्या होता है? r। 1/n1 स्क्वायर 1 माइनस n। अगर यहाँ 1 का स्क्वायर करते हैं तो कौन श्रेणी बनती है? लाइनस श्रेणी। अगर यहाँ 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो बामन श्रेणी। 3 का कर देते हैं तो पासन श्रेणी। 4 का कर देते हैं तो ब्रैकेट श्रेणी। 5 का कर देते हैं तो कोण श्रेणी। 5 श्रेणियां। अगर मान लो हमने यहाँ सिंपली 1 का स्क्वायर किया ये कौन श्रेणी हुई? अब ध्यान दो लड़के, फ्रीक्वेंसी जिस समय मिनिमम होगी उस समय तरंग दर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये बात में समझ में आ रही है ना? क्योंकि एनर्जी जो होती है ई वो किसके बराबर होती है? एच न्यू के बराबर होती है। और न्यू किसके बराबर होता है? c/λ के बराबर होता ही नहीं होता। तो यहाँ से अगर लेमडा की बात की जाए तो ये चीज कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना कि लेमडा बराबर c क्या हो जाएगा? न्यू। तो अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा तो लेमडा कम होगा, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होगा तो लेमडा क्या होगा? सर्वाधिक होगा। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, एच न्यू होता किसके बराबर? तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो जैसे ये एटम है, मान लो ये एटम का ये क्या है? नाभिक। इस नाभिक का ये पहली कक्षा ये और ये कक्षाएं नहीं होती, ये ऊर्जा स्तर होते हैं। ये क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर है। अब ध्यान लड़के, हाँ सर, ये आपका नाभिक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में रिटर्न आता है तो जो श्रेणी बना के देता है उस श्रेणी को क्या बोलते हैं? लाइमन। इसको क्या बोलते हैं? ये जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी हुई है, नाभिक के जो चारों कक्षाएं बनी हुई है, इसमें यदि पहली ये दूसरी कक्षा से पहली में जंप करे, दूसरी से पहली में जंप करता है, चौथी से पहली में जंप करता है, तो इस स्टेज में जो आपको विकिरण मिलती है वो अलग अलग एनर्जी की मिलेगी। अगर यहाँ से यहाँ जंप किया है तो यहाँ की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर इसकी एनर्जी देखा जाए तो क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो? तो जितनी उच्च कक्षा उच्च होगी उतना ही एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, ई ज्यादा होगा, तो ई ज्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सोच के देखो, न्यू किसके बराबर होगा? E/H। तो जब ऊर्जा स्तर का अंतराल बहुत ज्यादा होगा तो जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या मिलेगी? उच्च मान की मिलेगी, नहीं मिलेगी? और जिस समय ये फ्रीक्वेंसी उच्च मान की मिलेगी उसी समय ना आपका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? मिनिमम मान का होगा। अगर कहे कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी, ये पता है ये आते हैं बनारस वाले टीसी में से पूछ देते हैं। हाँ, जाएंगे सब पेपर को कराने के जाते हैं ना, ये श्रेणियों से सुनो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? एनर्जी जो मिलती है आपको, किसी भी एटम से एनर्जी जो मिलती है वो पैकेटों के रूप में मिलती है। और वो एनर्जी का जो पैकेट होता है किसके बराबर होता है? तो ऊर्जा अंतराल के बराबर होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जंप किया तो एनर्जी का जो लेवल होगा वो कितना होगा? E2 माइनस E1। इसी एनर्जी को ये क्या करता है? इस पदार्थ से क्या निकलता है? बाहर। और जो बाहर निकलता है वो किस रूप में निकलता है? मारा गुणा हटाओ एनर्जी है। E3 माइनस कितना हो गया? E1। अब बताओ इनमें जो ज्यादा एनर्जी का निकला है कौन निकला है? ये वाला फोटॉन निकला है कि ये वाला? तो जाहिर सी बात है ये वाला फोटॉन की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसी प्रकार से ये बताओ जो इन्फिनिटी से गया होगा वो तो सबसे ज्यादा एनर्जी का देगा। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटॉन दे रहा है इस स्टेज में
इस स्टेज में आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उच्चतम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जवाब है कि हाँ मिलेगी। मिलेगी। तो अगर इस स्टेज में आपको फ्रीक्वेंसी उच्चतम मिल रही है तो जिस समय फ्रीक्वेंसी उच्चतम मिलती है म्यू का मान मैक्स होगा तो ई का भी मान मैक्स लेना पड़ेगा। और जिस समय ये म्यू मैक्स होगा उसी समय लेम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा। इसका मतलब इस समय लेम्डा क्या हो जाएगा? मिनिमम। और लेम्डा किसके बराबर होता है? 1/λ। मिनिमम का मान किसके बराबर होगा? तो आर। अब ब्रैकेट में कक्षाओं की बात करें तो ये होता है n1²। तो यहाँ पे चमका रहे हैं नॉर्मल सी बात है। तो ये होता है आपका जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का ये तरंग दैर्ध्य होता है। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का है कि जो पार्सन श्रेणी है तो पार्सन श्रेणी का फॉर्मूला क्या है? तो हम जानते हैं कि पार्सन श्रेणी का फॉर्मूला जो होता है 1/λ का फॉर्मूला आर होता है। अब ब्रैकेट में 1 बाई कितना होता है? 3 होता है ना। तो थर्ड का स्क्वायर। अगर उच्च कक्षा से कोई तीसरी कक्षा में जंप किया, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो पहली दूसरी, अब मान लो इसमें से इसमें जंप कर रहा है या इसमें से इसमें जंप कर रहा है या इसमें से इसमें जंप कर रहा है ना। तो ऐसे जंप करता है तो क्या देखा जाता है? पासन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? पासन। अब पासन में कहाँ जंप संक्रमण होता है? तीसरी कक्षा में। अब एक और है कि कोई पासन श्रेणी है तो ये बताइए जो पासन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रम होता है तो स्पेक्ट्रम तो तरंग तमाम प्रकार के होंगे। उस स्पेक्ट्रम में जो सबसे लघुतम तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? लघुतम माने मिनिमम बताना है कि लेम्डा का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखो, अगर लेम्डा तुम्हें मिनिमम चाहिए तो जो उच्च कक्षा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी होनी चाहिए। इन्फिनिटी से जंप करेगा तो अभी आपको लेम्डा का मान क्या मिलेगा? मिनिमम। आवृत्ति का क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो अगर इन्फिनिटी से जंप कराते हो तो इन्फिनिटी का मान क्या हो गया? रखने पे ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो जब पूरा वैल्यू 0 हो गया तो 1/λ का मान किसके बराबर हो गया? तो आर हो जाएगा। अब बाटा में 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। तो लेम्डा मिनिमम का मान कितना होगा? 9/r। आर क्या है? रिडवर्ग नियतांक। रिडवर्ग नियतांक का मान कितना लिखा है? 1.097 या 10 का और कितना होता है? 7। याद कर लो इसको, प्रति मीटर होता है आर का मान। हाँ ये आर का मान। यहाँ से लेम्डा मिनिमम का मान कितना आ जाएगा? 9.1.097। अगर 10 पर ऊपर जाएगा तो कितना होगा? -7। इसमें भागा कर देंगे जितना आंसर आएगा। देखो तो कितना दे रहा है इसमें आंसर? 12.3 का थोड़ा आंसर निकालो। दे रहा है 9 दे रहा है ना। इसके इधर लेके चले जाओ 820 हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि जो ये लाइमन श्रेणी है इसमें तरंग दैर्ध्य मिलेंगी और विभिन्न आवृत्तियों की मिलेंगी। रीजन क्या है? क्योंकि लाइमन तो यही होती है। तो अगर ये बताओ कि दूसरी कक्षा से पहली में जंप करेगा तो एनर्जी अलग निकाल के देगा। दूसरी से जंप करके पहली में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा? अलग होगा। तो इस तरह से जितनी उच्च कक्षाएं हैं उतनी उच्च कक्षाओं से यदि पहली कक्षा में संक्रमित होगा तो इसमें विकिरण इसका अलग निकलेगा, इसका विकिरण अलग निकलेगा, इसका विकिरण अलग निकलेगा, इसका क्या निकलेगा? अलग, इसका अलग, इसका अलग। जितने भी विकिरण निकल रहे हैं सभी विकिरण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अलग अलग। इसीलिए परमाणविक स्पेक्ट्रम में ये चीज आपको बार बार हम इंडिकेट कर रहे थे कि जब भी किसी परमाणु को उत्तेजित करते हैं तो उत्तेजित करने से उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपनी मूल कक्षा को छोड़कर कहाँ चला जाता है? उच्च कक्षा में चला जाता है। और उच्च कक्षा में जाकर बसता नहीं है बल्कि 10 पावर कितना? -8 सेकेंड ठहर करके अपनी कक्षा में वापिस लौटता है। और जब वापिस लौटने का दौर करता है तो जितनी एनर्जी का वो गैपिंग होती है उस एनर्जी में वो क्या करता है? विकिरण के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। उसी विकिरण का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को हम परमाणु स्पेक्ट्रम कहते थे। परमाणु स्पेक्ट्रम में हमने डिफिनेशन क्या बताया था कि जब भी किसी परमाणु को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, अर्थात किसी लो प्रेशर पर किसी हम वाष्प को
वेपर को भर करके जब उसमें विद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो हम ये क्या देखते हैं कि उसमें जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसमें कुछ निश्चित आवृत्तियों की, ये ना कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य की, कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य में हेकर तरंग दैर्ध्य अलग बा, हेकर अलग बा, हेकर अलग बा, कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्यों का क्या मिलता है, विकिरणों का एक समुच्चय मिलता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणविक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और उसमें जैसे जैसे वैज्ञानिक ने जैसे जैसे खोज किया वैसे वैसे श्रेणियों का क्या कर दिया, निर्माण किया। किसी ने लाइमन ने खोज कर दिया तो किसी ने बार्नर ने कर दिया। क्वेश्चन ये है कि इसमें ये तुम समझ गए कि जो आपको तरंग दैर्ध्य मिलेगी वो वही मान के मिलेगी। और ये बताओ तुम चाहते हो कि जो तुम्हें तरंग दैर्ध्य मिल रही है विकिरण वो उच्चतम मान की हो, लैम्डा मैक्स हो। तो लैम्डा मैक्स तुम चाहते हो तो ये बताओ कि लैम्डा मैक्स के लिए यहाँ एन का मान क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा। अच्छा मिनिमम के लिए क्या करोगे भाई, लैम्डा मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम के लिए एन का मान क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम में मिलेगा, वन रखेंगे। एच न्यू क्या है, एनर्जी के गैप है। जिस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मान लीजिए पहली चौथी है, इनके बीच में जो गैपिंग है इस ऊर्जा स्तर को हम इसके रूप में तोड़ते हैं। तो जितना ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा उतना ही आपका न्यू ज्यादा होगा। न्यू जब ज्यादा होगा तो लेमडा क्या होगा, लेमडा होता है भाई, समझ में आया। तो अगर इन्फिनिटी ले लीजिए तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई तो न्यू ज्यादा हुआ, और जब न्यू ज्यादा हुआ तो लेमडा क्या होगा, तो लेमडा का मिनिमम का लिए इन्फिनिटी लेंगे, और लेमडा यदि मैक्सिमम करना चाहते हैं तो बस यहाँ से गिरा दो दूसरी कक्षा से पहली कक्षा, तो यहाँ 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/λ इसका 2r 1/n का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, नहीं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो दूसरी कितना हो जाएगा 4, ये 1 4 कने 4 हो जाएगा, एक कने 1 हो जाएगा, हल कर दोगे जो मान आएगा लिख दो, उतने बच्चे समझ में आया। तो चलो हाई एनर्जी और लो एनर्जी पे आपको पता होगा कैसे निकलना है। हाई एनर्जी कब देगा, जब इन्फिनिटी कक्षा से आएगा, इन्फिनिटी ऊर्जा स्तर से जब जंप करेगा तो क्या होगा, हाई एनर्जी देगा, और जब आपका उससे ऊपरी वाली कक्षा में ही जंप कर जाएगा तो लो एनर्जी का देगा, सबसे लो एनर्जी वही देगा। अगर तीसरी में जंप करना है और चौथी से तीसरी में जंप करे तो सबसे कम एनर्जी का देगा, और वही 5वीं से जंप करेगा तीसरी में तो एनर्जी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल सी बात में जो डिफरेंट आ रहा है वो कितने वोल्ट का आ रहा है, 1 वोल्ट का आ रहा है। डेल्टा V कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट। जैसे इसका वोल्टेज 13 हो इसका 12 वोल्ट, यहाँ 13 वोल्ट है यहाँ 12 वोल्ट है, तो इनके बीच डिफरेंट कितने वोल्ट का है, 1 वोल्ट का। यहाँ 0 वोल्ट है यहाँ 1 वोल्ट है, तब भी डिफरेंट कितने वोल्ट का है, 1 वोल्ट का। यहाँ 485 है यहाँ 486, 1 वोल्ट का। समझ में आई बात। ये कोई जरूरी नहीं है कि विभवांतर 1 वोल्ट है तो ये 0 ही हो। विभवांतर का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच विभव का अंतर। तो अगर यहाँ मान लो 12 वोल्ट है यहाँ 13 वोल्ट है तो दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 होगा। तो अगर दो बिंदुओं की विभवांतर 1 वोल्ट का हो और उसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, त्वरित किया जाए, तो वो जितनी एनर्जी प्राप्त करता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना कार्य करेगा, तो वर्क इज इक्वल टू होगा। और इसका वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, और ये कितना है 1। तो इसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू लिखेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर के किसी परमाणु में 2 ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। ध्यान दो, अगर ये एटम है, ध्यान दो ये एटम है, इस एटम में आप तो जानते हो कि नाभिक होता है,
सर ये नाभिक हो गया। इसमें ये आपका एक ऊर्जा स्तर ये है, दूसरा ऊर्जा स्तर ये है। एक ऊर्जा स्तर हो गया, ये दूसरा ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर कितने हो गए? 2 हो गए। इन दोनों को जो डिफरेंट करने वाला है, बांटने वाला है, वो कितना है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके भी जो ऊर्जा का अंतराल जो बांट रहा है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बांट रहा है। मतलब एनर्जी का कितना का है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब करेक्ट ये बताइए उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? तो इस स्टेज में अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस उच्च ऊर्जा स्तर से इसमें क्या करता है? संक्रमित होता है। इस स्टेज में जो आपको विकिरण उत्सर्जित होने वाली है उस विकिरण की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मतलब न्यू की गणना करना है। और साथ ही साथ ये बताना है यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ जा रहा हो, निम्न संक्रमण हो रहा है, ये बताओ क्या होगा? एच न्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा ई के बराबर होता है। ये बताओ एच न्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा ई एच। डेल्टा ई का वैल्यू कितना दिया गया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच का मान आइना 6.63 क्या है? 0.55 अरे सर निकाल। तो आप लोग एनर्जी गैस से क्या निकाल सकते हैं? आवृत्ति।